हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद लगा रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और इतना जल्दी कवर करने के बाद भी लास्ट सेशन में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह गई हैं, लेकिन बच्चों करा नहीं पाया पूरी। और आज हमें रिफ्रैक्शन भी शुरू करना है, लेकिन वो मिरर की कुछ बची हुई प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करनी है। ढेर लगा है अभी भी प्रॉब्लम जो मुझे मिरर्स वाली करानी है। आज थोड़ा सा हिंट आपको देता जाऊंगा, तो फिर जब अपना इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा तो ये प्रॉब्लम्स आपको दूंगा। आपसे नहीं बनेगी तो मैं करवा दूंगा। अभी जल्दी आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर आज हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो, ये अब प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड कोलिजन। अब ये कोलिजन तो मैकेनिक्स आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था, वो जो जितने टॉपिक्स आपके थे जहाँ भी मोशन इन्वॉल्व हो रहा था, वो सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। उन सब को आप मिरर के साथ लगा सकते हैं। अब मिरर तो अपना एक फॉर्मूला लेके बैठा हुआ है, बाकी मैकेनिक्स के डिफरेंट फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले, ज्यादा बात नहीं कर रहा है, मुझे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करनी है। यहाँ सीधे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड कोलिजन। अब इस कोलिजन की प्रॉब्लम आप बोलेंगे यार मिरर से क्या टकराने वाला है, कि मिरर टूटेगा क्या? नहीं, मिरर टूटेगा नहीं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक, ये इस ब्लॉक का मास m1, इस ब्लॉक का मास m2। इनकी वैल्यू कुछ भी आपको दी हुई हो सकती है। मेरे पास सारी वैल्यूज अभी हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, आपके लिए छोड़ूंगा ये। अब ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले ली, और इस ब्लॉक m2 में इसका मास कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर हाफ मिरर माउंटेड है। मिरर हाफ होने से इमेज पूरी बनती है, याद रखना। बस इमेज की इंटेंसिटी यानी उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो ब्लॉक m2 के ऊपर अपना हाफ कट कॉनकेव मिरर रखा हुआ, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है। और ब्लॉक m1 के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ब्लॉक m2, जो कि इनिशियली रेस्ट में है। अब क्वेश्चन मेरा ये, हमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरी कितनी, ये हो गई v0। यहां पर लिखा मैंने v0 वेलोसिटी से मेरा ब्लॉक m1 और एज वेल एज ऑब्जेक्ट, ये दोनों v0 स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लॉक m1 है, तो इसकी इमेज पीछे मूव कर रही होगी। तो जब ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आता है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो तो सिंपल केस हो गया, ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद ए स्पीड ऑफ सो एंड सो। जो भी स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस उसका 30, जो इसके पहले क्या था वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं। आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो अब ये ब्लॉक, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये, अब क्या होगी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के इमेज की स्पीड अब क्या होगी जब दोनों के बीच का गैप दोबारा 30 सेंटीमीटर हो जाता है। और मैं यहां लेके चल रहा हूं कंडीशन कि m2 इज ग्रेटर देन m1। आप सॉल्व करना, ये मैं यहां लिख देता हूं डेटा, ये 6 kg में ले लेता हूं, और ये कितना ले लूं मैं, 4 kg ले लेता हूं। आप डेटा को सॉल्व करना। तो जब कोलिजन हो जाता है, आफ्टर कोलिजन, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर, अब निकालनी है हमें वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ठीक है। तो अब देखो, जब बिफोर कोलिजन तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, तो आफ्टर इमेज क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ। देखो, आफ्टर कोलिजन मुझे निकालनी है इसकी स्पीड, ये मोशन में आ जाएगा। ठीक, प्लेन मिरर मोशन में आ जाएगा, ये वाला कॉनकेव मिरर मोशन में आ जाएगा। ठीक, कोलिजन के बाद तो मोशन वाला भी फॉर्मूला यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। तो पहले दोनों की आफ्टर कोलिजन स्पीड निकाल लेते हैं, v1 की और v2 की। तो v1 इक्वल टू हो गया, आप जानते हैं u1 फॉर्मूला कोलिजन वाला, m1 अपॉन m2, सबको याद होना ही चाहिए। m1 प्लस m2 प्लस u2, और क्या होता है ये ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये मेरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये v1 से मुझे क्या मिल रहा है, ये v1 से मुझे मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड आ गई, कोलिजन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ठीक, हमारा कोलिजन के बाद जो मिरर है वो भी तो मोशन में आ जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अच्छा फॉर्मूला तो वही है, आपको जो यूज करना है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में ये डालना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से आ गई, कितना डिस्टेंस के ऊपर, जब 30 के ऊपर था, कोलिजन हो गया। अब क्या करना है, vm वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे, यानी v2 निकालना है। ब्लॉक m2 में रखा हुआ है, इसके ऊपर एम्बेडेड है मिरर, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये मुझे निकालना पड़ेगा v2 इज इक्वल टू u2
m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ऑफकोर्स u2 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ट्वाइस u1 m1 अपॉन m1 प्लस m2। दोबारा मेरा u2 के 0 होने की वजह से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ मिरर भी आ गई। अब इसके पहले जो हमने किया था वेलोसिटी ऑफ इमेज, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मोशन में है तो अब वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर इस कोलिजन के फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस कोलिजन के फॉर्मूले से आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये और आफ्टर कोलिजन ये वाला आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रही है बिल्कुल भी नहीं, वही वाला मेन प्रॉब्लम। अब मैकेनिक्स स्टार्ट होगी और मिरर का फॉर्मूला स्पीड ऑफ इमेज। अरे एक स्पीड ऑफ इमेज में ढेर सारे प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम देख लो, ये स्फेरिकल मिरर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहां जहां भी आपने क्लास 11th में मोशन पढ़ा होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, है ना, जो भी आपने पढ़ा होगा, कोलिजन, टर्मिनल वेलोसिटी, इवन सबके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी अपनी मीन पोजीशन से ये y डिस्प्लेस हो गया, y डिस्प्लेसमेंट पर इसकी स्पीड है v, जो कि हो जाएगी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पोजीशन पर इसकी जो स्पीड है v, वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा कॉनकेव मिरर 20 सेंटीमीटर का लिया मैंने और ये इसका ब्लॉक है ये 30 सेंटीमीटर मार्क पे है अभी, तो u इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। ये दोबारा कराने की जरूरत नहीं, मैं कराना क्या चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालोगे वो तो दी नहीं है। अब मेरा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मुझे दिया है सपोज 5 मीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट है, सपोज इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है कितना, 3 मीटर। ये ऑब्जेक्ट y इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड हो गया और ये क्या हुआ, यहां से यहां तक हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हो गया a। और अभी जब ब्लॉक ये इस मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस हो गया तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो ब्लॉक की वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो अब ये मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मैं ये कैसे निकालता हूं। इसमें जो एंगुलर स्पीड दी हुई है इसकी वैल्यू मान लो 10 रेडियन पर सेकंड, मैंने आर्बिट्रेरी डेटा ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने। तो अब मैं ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन a अंडर रूट ओमेगा है यहाँ, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। यहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे इस पार्टिकल की। अब इस पार्टिकल की जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। बाकी सब वही का वही यूज करना, नई बात नहीं, नोट कर लो। ये वो प्रॉब्लम है बच्चों जो कॉम्बिनेशन के स्फेरिकल मिरर्स और मैकेनिक्स के कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम है। ये IIT एडवांस लेवल के सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्या वाकई आप सोचते हो कि आपसे नहीं बनेंगे? क्या आपने वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। क्या आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट का ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा? दोनों को कंबाइन कर दिया, वो IIT का एडवांस की प्रॉब्लम बन गई है। बड़ा आसान, ठीक है ना। करिए, नोट करिए, एक और कंडीशन बताऊंगा, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है आज मुझे। हो सकता है कि ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मिटा रहा हूं बेटा मैं। चलो फटाफट यार, जल्दी से 2-3 प्रॉब्लम है, तुम्हें हिंट दे रहा हूं, पूरे प्रॉब्लम डिटेल में नहीं बताऊंगा। मान लिया एक मेरे पास लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, ठीक है, ये एक लिक्विड आ गया। इस लिक्विड में नीचे कोई मिरर रखा हुआ है, मैंने मान लिया कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0। ये एक हाइट दी हुई है, सपोज ये हाइट 5.3, डेटा लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर गिरना शुरू होता है 1 सेकेंड के बाद, इस ऑब्जेक्ट की सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, h डिस्टेंस कवर किया, यहां इसकी स्पीड है v o। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा, तो देखो यहां से इसको मैं कैसे करूंगा, h इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये पहले मैं h निकाल लूंगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो गया। ये h आ गया मेरे पास, ये हाइट h आ गई। तब h में से ये टोटल हाइट इसकी h दी हुई है, h हाइट से मिरर के ऊपर गिरता है, ये जो भी है 5.3 हो सकता है, कुछ भी हुई है। तो h हाइट से जब ये गिरता है तो मुझे u कितना है, u कैसे निकालूंगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस h। मुश्किल, बहुत आसान है।
अच्छा, अब यहां पर इसका मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मिल गया मुझे। अब इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालूंगा मैं? ये तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से निकाल लूंगा मैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? u 0 हो गया, v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, टाइम जो भी ले लो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से आ गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस। पता चला कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल था, ये किसके ऊपर? एक मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल था, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। अगर मैं ये बोलूं कि साहब ये ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिर रहा है, ठीक है ना, कहां गिर रहा है? किसी फ्लूइड में गिर रहा है, तो जब उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सो एंड सो होता है, ठीक है ना, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी? तो इसी का वर्जन है ये, ठीक है ना, मिरर रखा हुआ है, इसी से मिलता जुलता वर्जन है ये। स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है क्योंकि फ्लूइड में गिर रहा है। तो अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लो। वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/9r² जी, है ना, रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ये सब आपको दिया होगा। ऑब्जेक्ट का रेडियस इतना और ईटा की वैल्यू इतनी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू इतनी दी हुई है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी रो है, और जिस फ्लूइड में गिर रहा हो उसकी डेंसिटी मान लें सिग्मा है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यू हो जाएगी। और ये डिस्टेंस दिया होगा जो भी, इतना जब इतना डिस्टेंस होता है उसका और कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा है, तो बताओ इमेज की स्पीड कितनी होगी? तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से भी हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये नोट करो बेटा, बहुत वैरायटी है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल, ये बात जरूर कहूंगा, डिफिकल्ट नहीं है। चलो, अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के ऊपर। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाते हैं लास्ट। और मिरर्स को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आज हमें रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको जल्दी से, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? एक ही मिरर था, अभी तक हमारे पास एक ही मिरर था। अब कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, आपको एक मींस क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। तो मेरे पास दिया हुआ है एक कॉनकेव मिरर, 2 मिरर दिए हुए, एक कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यह मेरा मिरर M1 हो गया। और एक इसके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ 20 है, और ये ऑब्जेक्ट जो ओ रखा हुआ है यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर है इस ऑब्जेक्ट का। ये कॉन्वेक्स मिरर M2 है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ले लें। तो अब निकालना क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें लेना है रिफ्लेक्शन एट M1 फर्स्ट। पहले रिफ्लेक्शन M1 से लेना, बाद में M2 से लेना है। अब आप बोलोगे यार ये तो फिर एक प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें? ये भी आसान है, जितने प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं प्रॉब्लम्स उतने ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। देखिए, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, है ना, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? 30 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट रखा, फोकल लेंथ 20, तो इसकी इमेज यहां बनेगी भाई 60 सेंटीमीटर मार्क पर बनेगी। तो इफ u इक्वल टू माई फॉर M1, क्या ले रहा हूं मैं? यहां लिख देता हूं यार, M1 मिरर लिया मैंने, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी इमेज मैंने इसीलिए लिया था, बार बार बोला था आपसे कि मैं एक चीज लेके पकड़ कर बैठ जाऊंगा ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम कवर कर सकें। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ 20 है, ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u इक्वल टू, तो इमेज मुझे मालूम है, कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत नहीं, -60 सेंटीमीटर आती है। तो इसकी इमेज O की इमेज बनेगी O डैश पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसी चलती है,
ऑब्जेक्ट ओ से चलती है और यहां ऐसे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ये पॉलिश साइड है। तो अब इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये ओ डैश क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओ डैश हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरा 60 सेंटीमीटर का है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब ये M2 के लिए मैं आ जाऊंगा। M2 के लिए U कितना हो गया? पॉलिश साइड है, पॉलिश साइड पॉजिटिवली जाती है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ ये भी पॉजिटिव होती है 10 सेंटीमीटर। आप V निकाल लीजिए, यहां से इसका कहीं ऐसे रिफ्लेक्शन होगा और यहां इमेज बन जाएगी। अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये फाइनल इमेज O डैश हो गई फाइनल इमेज। तो ये बोलेंगे कि मिरर M2 से जिसका पोल P2 है, मिरर M1 जिसका पोल P1 है, ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सिंपल सा कैसे ही है, तो ये आपसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट मिरर से फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना, तो ये PO डबल डैश निकालना होगा। सेकंड मिरर से आपका के पोल से आपका फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना, तो ये V हो गया, U आ गया, V आ गया, ये V कैलकुलेट करके यहां से बता दो, ये V हो गया, P2O डबल डैश V हो गया। आप मिरर फॉर्मूला से यूज कर लो। ठीक, या ये बोल सकते हैं कि दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये आप आसानी से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, जरा जल्दी नोट कर लो। लास्ट, यहां पर मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसको +5 सेंटीमीटर कर लोगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। अभी इस प्रॉब्लम में दोनों मिरर की एक्सेस कॉमन थी। क्या थी? दोनों मिरर की एक्सेस कॉमन थी। अब मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहा हूं कि जहां पर दोनों मिरर्स की एक्सेस कॉमन नहीं है। नोट कर लो, दोनों मिरर्स की एक्सेस कॉमन नहीं है। एक वो प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूं। चलिए, ये प्रॉब्लम होपफुली मिटा लिया होगा सबने, नोट कर लिया होगा। मैं मिटा रहा हूं ये, आप प्रैक्टिस करिए इसको, सबसे आसानी से हो जाएगा। एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो वाकई हमसे हो रहे हैं प्रॉब्लम एडवांस लेवल के, हम तो वैसे ही डर रहे थे। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम दिखा रहा हूं उसे भी डरना नहीं है आपको, वो भी आपके लिए आसान है। अभी क्या था? एक्सेस नॉट कॉमन, एक्सेस नॉट कॉमन, अभी एक्सेस कॉमन नहीं है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है? कोई खास प्रॉब्लम नहीं है यार। देखो, ये एक में मुझे दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। प्रॉब्लम नोट कर लो यहां हमें, ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। वही इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लो। अच्छा, इसके ऊपर एक एक्सेस दी हुई है, एक दूसरी एक्सेस है, ये इसकी नहीं है, ये इस मिरर की है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर मुझे दिया ये M1 और इसकी फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ये M2 मान लिया मैंने, यहां पर रखा हुआ है। इसके कॉन्वेक्स मिरर के एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है O, और इन दोनों की जो एक्सिस है, इन एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। दोनों एक्सिस कॉमन नहीं है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक, ओके। ये डिस्टेंस कितना दिया आपको? ये डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पॉइंट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट O की फाइनल इमेज कहां बनेगी। ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जरा जल्दी जल्दी नोट करिए। रिफ्लेक्शन हमें पहले लेना है M2 से, M2 फर्स्ट। मुश्किल नहीं है यार। ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है ये। अगर इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, यहां बनेगी। ठीक है ना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा वेट अ मिनट, ये इसके लिए है। मैं एक काम करूं यहां इससे, अच्छा ये M1 से लेना मुझे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 फर्स्ट। तो यहां ध्यान दो, ये इसका क्या है? ये इसका पोल है
और इस कॉन्वेक्स के, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक ब्राइट ऑब्जेक्ट है, वो ब्राइट पॉइंट, ब्राइट ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है ना। तो अब ये इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज मिरर के पीछे कहीं बनती है, यहां इसकी इमेज बन जाएगी ओ डैश। कोई खास बात नहीं, ये v आपको u दिया हुआ है और ये v निकाल लोगे, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फाइंड u, फाइंड u। इस ऑब्जेक्ट o की इमेज यहां बन जाएगी, ओ डैश पर इसकी इमेज बन गई। कोई खास बात नहीं, आप खुद सोचिए, ये कॉन्वेक्स मिरर दिया है, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है, इसका फोकल लेंथ दिया है, इसकी फोकल लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो दिया हुआ u, फाइंड v हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, है ना। सपोज यहां इमेज बन जाती है इसकी, ये डिस्टेंस आ गया v, हमें मालूम है कितना डिस्टेंस है ये। अब हमें लेना है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो अब थोड़ा सा यहां देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ डैश है ना, इमेज ओ की इमेज ओ डैश, तो इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, पोल है, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मालूम है, मैंने कैलकुलेट कर लिया 20 प्लस 6 प्लस ये जो u कैलकुलेट किया मैंने, ये v जो कैलकुलेट किया, तो 20 प्लस 6 प्लस ये v मैंने यहां जो भी कैलकुलेट किया इसमें ऐड किया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, है ना। और इसकी हाइट कितनी हो गई? 4m2, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई 2 मिलीमीटर। अब मुझे फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालना है। फाइनल इमेज डिस्टेंस आपके लिए निकालना मुश्किल नहीं है, आपको इसकी हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, इमेज डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है ना, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इसके लिए u हमें मालूम है, u कैलकुलेट हो गया, f हमें मालूम है, u हमें मालूम है, मैग्निफिकेशन बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन होगा f अपॉन f माइनस u से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लोगे, और यहां पर आप लिखोगे एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो एच ओ क्या हो गया? 2 मिलीमीटर हो गया। तो अब आप जो फाइनल इमेज बनेगी उसका हाइट ऑफ इमेज आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एच ओ हो जाएगा 2 मिलीमीटर, और बाकी रेस्ट ऑफ द डेटा यहां से बड़ी आसानी से आपको कैलकुलेट आप कर पाओगे। करो ये। तो बच्चों उम्मीद लगाता हूँ अभी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी बचे थे, और नोट कर लो यार जल्दी तुम लोग ये, फिर मैं रिफ्रैक्शन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अभी रिफ्लेक्शन के सारे केसेस कवर नहीं कर पाया मैं। मेन क्लासेस जब अपनी चलेंगी तो और भी ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन हैं, आप एंजॉय भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मिटा रहा हूँ बेटा, ये आप रिवाइंड करके आप दोबारा देख लेना। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं अब आपको सीधे नए टॉपिक की तरफ लेके आ रहा हूं, और उम्मीद लगा रहा हूं कि ये सबने समझ लिया होगा। बच्चों हमारा नया टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डाल दो सब बच्चों। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, दे एपियर्स टू बी ट्विंकलिंग। डायमंड जो है दैट एपियर्स टू बी स्पार्कलिंग, स्पार्कल करता हुआ दिखाई देता है ना, काफी लस्टरस दिखाई देता है, स्पार्कलिंग। इसका रीजन क्या है? किसी स्टिक को आप डाल दो पानी में, पेन को डाल दो पानी में, एक ग्लास में पानी, उसमें स्टिक डाल दो, इट्स स्टिक एपियर्स टू बी बैंड, जैसे बैंड हो गई, दैट एपियर्स टू बी बैंड। हम किसी कंटेनर में या स्विमिंग पूल में देखते हैं तो उसका बॉटम जो है वो उस गहराई का दिखाई नहीं देता जितनी गहराई उसकी एक्चुअली होती है, दैट एपियर्स टू बी समवॉट रेज्ड। उसका बॉटम हमें कुछ, किसी भी कंटेनर का जिसमें पानी भरा हुआ है, बॉटम थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। इन सबका रीजन क्या है? फिजिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं सबसे उसकी शुरुआत होती है हमारे ऑब्जर्वेशन से। हम ऑब्जर्वेशन से सारी चीजें शुरू करते हैं। तो इसका इन सारे फेनोमेना जितने भी बताए उन सब का रीजन क्या है? उन सब का रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं कि सन जो सेट होता है
उसका सेटिंग भी थोड़ी डिलेड हो जाती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर हमने पढ़ा था ये क्लास 10th में, तो हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था आपने क्लास 10? आपने पढ़ा था कि अर्ली राइज भी होता है, एक्चुअल जो उसका टाइम ऑफ राइज होता है उसे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो थोड़ा जल्दी ही राइज कर जाता है। तो अर्ली राइज एंड डिलेड सनसेट, दीज आर ऑल जितने भी मैंने फेनोमेना बताए वो सब हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट from its original direction on entering from one optical medium into another optical medium। जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से थोड़ी सी डिविएट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन ऑन एंटरिंग इनटू सेकंड मीडियम थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन पाथ से। दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ेंगे और इसका भी लेवल मैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से शुरू करता हूं। और मिरर्स के केस में आपने देख लिया कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने लेवल जो डिफिकल्टी लेवल था बढ़ाते चले गए। यहाँ भी हमें डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एक बात यहाँ भी मैं साफ करना चाहूँगा कि ये भी अगर मैं एडवांस लेवल तक यहाँ भी अगर जाऊँ तो यहाँ भी सिंपल जो बोर्ड वाले हैं उनको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए तो ये और भी फायदे वाली बात होगी। तो आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ लें। तो ये तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी कि लाइट एक मीडियम से दूसरा। अच्छा एक टर्म यूज़ किया था मैंने, वो टर्म यूज़ था ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है? तो ऑप्टिकल मीडियम वो होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। फिर हम एक टर्म यूज करेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है कंपैरेटिवली वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहलाता है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है वो मीडियम कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक बात यहां और आपको बताता चलूं कि लाइट जब सोर्स से निकलती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चलिए कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसका सिंबल है c और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है इन एयर और वैक्यूम। स्पीड लाइट की स्मॉल सी से डिनोट की जाती है इन एयर और इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ग्लास। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड काफी डिक्रीज हो जाती है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, एंड बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड इट में इंक्रीज इट में डिक्रीज। उसकी स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसको हम और एलेबोरेट करेंगे। तो कॉज क्या है लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। कीप इट इन माइंड। ओके, अब यहां पर सवाल ये है, इसके पहले कि इन दो के ऊपर मैं आऊं, मैं एक थोड़ी चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने बोला था कि देखो 11 की पढ़ाई आपकी अच्छी तरह से होना चाहिए। 11 में जो जो पढ़ा हुआ है हम सबको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ यूज हो रहा है वो, हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में ये रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ये मत बोलना कि ये वेवलेंथ क्या होती है, चलो अगर पूछ ही लोगे तो बता दूंगा। जब कोई मीडियम डिस्टर्ब होता है और उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करने लगते हैं 1 by 1, तो वेव का प्रोपोगेशन मीडियम में शुरू हो जाता है डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। एनर्जी का प्रोग्रेशन ही वेव मोशन कहलाता है। तो वेव मोशन होता है मोशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस व्हेन एन इलास्टिक मीडियम इज डिस्टर्ब्ड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड होती है ना, सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और वेवलेंथ क्या होती है? पीरियोडिक टाइम में ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन टाइम वेव या डिस्टर्बेंस जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है ना। तो यहां पर इनमें से सी हमने देख लिया मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है।
फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सी जी अपॉन लैम्डा जी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है ये रेशो। बच्चों ये बहुत शुरुआत है, इसको नोट करते जाओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब वेवलेंथ चेंज हो जाती है, यहां से हमने समझ लिया। अगर लाइट की ग्लास में स्पीड कम होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। तो सी जी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसका मतलब ये होगा वेवलेंथ भी डाउन हो जाएगी। जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। और ये अच्छा, हमने पढ़ा था कि लाइट का डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, और आपको बताया था कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ये होती है 400 नैनोमीटर से इसकी होती है 800 नैनोमीटर। ये हमारी कौन सी लाइट है ये? अब यहां बच्चों जरा कंफ्यूज मत होना, ये विजिबल लाइट की वेब गियर की रेंज है। वॉयलेट की वेवलेंथ इतनी होती है, रेड की वेवलेंथ इतनी होती है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो क्या जब लाइट एंटर होती है एयर से ग्लास में तो उसकी वेवलेंथ चेंज होने से तो क्या लाइट का कलर भी चेंज हो जाता है? या रेड कलर की अगर लाइट आएगी और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी तो क्या वो रेड कलर की लाइट जो है वो ग्रीन या येलो की हो जाएगी या ब्लू कलर की हो जाएगी? ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है कभी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, या रेड कलर की लाइट आप एयर से डालो, ग्लास में डालो या पानी में डालो तो उसका कलर रेड ना रहे, कुछ येलो हो जाए? ऐसा नहीं होता ना। तो मतलब साफ है कि वेवलेंथ के ऊपर कलर डिपेंड नहीं करता, कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। जो एम्स का क्वेश्चन था वो आपको यहां मैंने बताया अभी कि इसमें जो वेवलेंथ इज डज नॉट डिटरमाइन द कलर ऑफ लाइट, इट इज द फ्रीक्वेंसी दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ लाइट। ये रेड कलर की लाइट अगर एयर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में या किसी तो डिफरेंट मीडियम में जाती है उसका कलर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कलर, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अब आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि लाइट की स्पीड एयर में इतनी है, ग्लास में इतनी है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि थर्ड टॉपिक अब मैं जो ले रहा हूं वो ये है कि इन दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन क्या, c अपॉन सी जी, है ना? तो ये कितना है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो और इसी को कहते हैं ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? फोर्थ पॉइंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n और म्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड कितने फैक्टर से कम हो जाती है, ये बताता है हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, ग्लास हो या एयर या वाटर हो या कोई भी मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब ये होता है। जरा इसको नोट करो डेटा ये। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो यहीं से क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती। क्वेश्चन मेरा ये, मिटा रहा हूं, मिटाइए। अगर लाइट की स्पीड, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल 1। अगर लाइट की स्पीड
एयर में इतनी है 3 × 10⁸ और वाटर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। सबको मालूम होगा काफी बच्चों को वाटर का 4/3 होता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है इन वाटर व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, Nm = स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इन वाटर क्या हो जाएगा, C अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन ये 4/3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/4 × 10⁸। ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आएगी, आप इसको सॉल्व करोगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे किसी भी मीडियम में अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर गिवन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो सबको मालूम रहती है। ओके, अब नोट कर लिया होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। शुरू कर रहा हूं यहां से, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में चल रही है। अगला टॉपिक है मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मिटा दूं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 5th टॉपिक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। चलिए देखो, मेरे पास एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है। इस मीडियम 1 में लाइट की स्पीड c1 है और इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ये मेरे पास मीडियम 2 है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड c2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक, तो एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आती है, स्पीड c1 से आ रही है और ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती है मीडियम 2 में, ये c2। तो लाइट आ रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको लिखते हैं 1n2 या 1/2n। दोनों लिखने के तरीके हैं 1n2 या 1/2n। यानी लाइट ट्रेवल करी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो इसका होता क्या है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। दोबारा देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको कहते हैं 1n2, मतलब लाइट एंटर हो रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। ठीक है ना। तो 1n2 क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का, सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो क्या लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा इसको 1n2 = c1/c2। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, c/c1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या होगा, बिल्कुल c/c2 होगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। मैं इक्वेशन 3 को यहां डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से, तो व्हाट आई गेट, n2/n1 = क्या आएगा मेरे पास, c/c2 into c1/c, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n2/n1 = मेरे पास आएगा c1/c2, बट c1/c2 1n2 होता है, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा n2/n1 = 1n2। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है, बड़ा सिंपल तो है ही, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। तो क्या मतलब हुआ इसका, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा, ये होगा रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक। अच्छा, अगर ये कहा जाए, चलो इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करते हैं।
यहाँ नोट कर लो ये, यहाँ पर एक बात और बताता चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सब याद करने वाली बातें हैं। अभी तो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स में बड़ी अड़चन देने लगती हैं। तो इनको अभी से आप प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसको नोट कर लो। एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आपके लिए लेके आ रहा हूं? चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, और ये है कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 एंड वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। मुझे निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो WNG इज इक्वल टू NG अपॉन NW। ये हो गया आपका N2, ये हो गया आपका N1 और ये हो गया 1N2। समझ गए होगे आप लोग? ये वाला फॉर्मूला यूज करो, N2 अपॉन N1। तो Ng की वैल्यू आपको दी हुई है 3/2, इसकी दी हुई है 4/3। तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू वाटर, इसकी वैल्यू आएगी 9/8। नोट कर लो बेटा ये। ठीक है, चलिए फटाफट स्नेल्स लॉ डिस्कस कर लें हम लोग। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एक बात इसके पहले के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर आए, एक बात याद रखो, किसी मीडियम में इफ C ऑफ मीडियम इज मोर एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस कंपैरेटिवली, तो वो कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर। और अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत कम है और उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो वो मीडियम कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दो मीडियम में कौन सा ऑप्टिकली रेयरर और कौन सा ऑप्टिकली डेंसर कहलाता है? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है कंपैरेटिवली और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, वो ऑप्टिकली डेंसर होता है, एंड वाइस वर्सा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये मीडियम 1 हो गया, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम में एंटर हो रही है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे जैसा मिरर में था। ये क्या है? सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, मीडियम 1 और मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इन दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाली सरफेस है ये। तो यहां पर लाइट की इंसिडेंट रे हो गई, ये एंगल आई हो गया, ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डिविएट हो गई क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई, यहां पर स्पीड C1 थी, चेंज होकर यहां पर C2 हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तो वही है जो मिरर में था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। स्नेल्स लॉ, ये जितना आसान है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे स्नेल्स लॉ पूछेंगे एग्जाम में, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन एग्जाम में 100% हर साल आता ही आता है। ये डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, स्नेल्स लॉ नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं आपसे जब आपका ऑब्जर्वर आएगा वाइवा लेने के लिए, लेकिन ये स्नेल्स लॉ डायरेक्ट थ्योरी में नहीं पूछेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ ये बताता है कि आई और आर में रिलेशन क्या है।
तो स्नेल्स लॉ ये है कि जब रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर होती है तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो फर्स्ट मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकंड मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है फॉर अ टू गिवन मीडिया। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता किसके बराबर है? ये कांस्टेंट होता है 1 and 2। ये कांस्टेंट वैल्यू एग्जैक्टली सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये स्नेल ने प्रोपाउंड किया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। तो दिस मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 को हम जानते हैं, हम n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स, अब जरा याद रखना, ये n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, मतलब किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपको दिया और या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो n1 साइन आई के साथ आएगा, n2 साइन आर के साथ आएगा, n1 i1 साथ आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी एंगल है मीडियम में वो साथ आएंगे। तो साइन का एंगल और प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दैट एंगल, अब वो इंसिडेंस हो या मीन्स रिफ्रैक्टेशन हो, कुछ भी हो। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। और यहीं से हम अगले टर्न के लिए आपको यहां छोड़ रहा हूं मैं, अगले टर्न से ही आप देखेंगे कि इस स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन और बड़े लो लेवल से हाई लेवल के प्रॉब्लम ओनली बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ हम शुरू कर देंगे। तो आगे बहुत सारे नए नए फॉर्मूले, नए नए उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और डिफिकल्टी लेवल लेवल 1 से स्टार्ट होगा, फिर CBSE लेवल आएगा, फिर JEE मेंस और नीट और एम्स लेवल हम उठाएंगे और लास्टली फाइनली इवेंचुअली आवर जर्नी विल एंड अप विथ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन IIT एडवांस। तो आज का बहुत ही बेसिक था, ये अभी बेसिक ही कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों अगले टर्म में भी आपकी जो क्लास होगी वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड होगी। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स और आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो आने वाली प्रॉब्लम्स अगर आप रियली समझना चाहते हैं तो ये आज रिफ्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है ना आज, तो आज सब इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी आसान हो जाएं। तो बच्चों होपफुली कि आपने आज का सेशन ये एंजॉय किया होगा, और अगर आपने रियली इसको एंजॉय किया और लाइक किया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इस चैनल को आप शेयर भी करिए और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, अगले सेशन में आवर रिफ्रैक्शन विल बी कंटिन्यूड। टिल देन गुड बाय।